नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी मुद्दों को लेकर हम दिल्ली से गोरखपुर आए हैं और हम कुछ मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यहाँ के प्रसिद्ध चर्चित कवि शायरों से इस शहर की, प्रदेश की राजनैतिक चुनावी परिदृश्य के बारे में। इस सिलसिले में हम आप को मिलवाते हैं शहर के सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय चंद्रगुप्त प्रसाद वर्मा अकिंचन जी से। अकिंचन जी प्रणाम। नमस्ते मान्यवर। अकिंचन जी, आज देश के कई राज्यों में चुनावी समर मचा हुआ है और इस चुनावी समर से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का संबंध आपके गोरखपुर से है और इनकी सरकार 5 साल से प्रदेश पे शासन कर रही है। और इस सरकार ने देश के लिए, प्रदेश के विकास में बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। ये दावे कहाँ तक सफल हैं? आप इस सरकार को किस परिदृश्य में देखते हैं? ये सरकार अपने वायदों और सपनों पे खरी उतरी है कि उसमें अभी कुछ कमियां हैं? आदरणीय अकिंचन जी। मान्यवर, आपके समझ पहले तो मैं अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ, इस नमन को स्वीकार करें। अब जहाँ तक इस राजनीतिक प्रश्न का उत्तर मुझसे अपेक्षित है, तो जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत रुझान की बात है, मेरी व्यक्तिगत रुझान कभी भी राजनीतिक नहीं रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम राजनीतिक धारा से अपने को अलग करके ही रख सकें। कुछ न कुछ तो हमें जुटना है, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। अब जहाँ तक बिंदु वर्तमान सत्ता में जो भाजपा चल रही है और विशेषतः गोरखपुर के संदर्भ में जो आदित्यनाथ की बात आप कह लें, तो जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है वो मैं 2 शब्दों में कहना चाहूँगा जी। जहाँ तक राष्ट्रवादिता का प्रश्न है, मैं उनका समर्थक हूँ, किंतु राष्ट्रवादिता के नाम पर, देश के नाम पर जब जातिगत बातें होने लगती हैं और उसे व्यक्ति ओवरफ्लो करने लगता है, तो हमारे देश के नागरिकों के लिए जो है ये उचित नहीं होगा, बल्कि विध्वंसकारी ही होगा। तो मैं चाहूँगा कि भाजपा जहाँ राष्ट्रवाद की बातें करती है वहाँ जातिगत बातों से गुरेज करे। जातिगत से मेरा संदर्भ धर्म विशेष में जो अन्य धर्म के लोग आते हैं, जिनको मैं इंगित नहीं करना चाहता हूँ, परोक्ष में आपको समझ सकते हैं, तो उनसे जो एक कलुषतापूर्ण वातावरण जो तैयार हो रहा है, जिसको हमने ओवरफ्लो वाली बात कहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको साथ में लें, जैसा कि ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वस्तुतः इसे मात्र नारा में न रखें, बल्कि इसको क्रियान्वयन करें और सबको लेकर साथ में चलें। कोई जात, कोई धर्म के मानने वाले ऐसे नहीं है जो कि वो राष्ट्र विरोधी, तब भी हमको सबको एक पदीय रूप से मान लें। सबको साथ चलें, हम ओवरफ्लो होने से बचें। और उसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो साहित्यिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, राजनीति से गुरेज करता रहा हूँ। यद्यपि छात्र जीवन में छात्रों के चुनाव में रहा हूँ, सम्मिलित होता रहा हूँ। अपने यूनियन में जाकर मैं बिक्री कर म्यूनसिपल स्टाफ एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो कभी कभी ये सत्ता से विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन जैसी कार्यवाहियाँ भी करनी ही पड़ती है। लेकिन मैं फिर भी इससे इतर, मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कभी नहीं बढ़ा। मेरा क्षेत्र साहित्य सेवा ही रहा है। लेकिन आज जो मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है ये राजनीतिक बिंदुओं पे, तो राजनीतिक बिंदुओं के सापेक्ष में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं 50-50 वाले पक्ष में हूँ। एक और राष्ट्रवादिता के नाम पर जहाँ मैं योगी आदित्यनाथ के किए हुए कामों का समर्थक हूँ, वहीं दूसरी ओर जहाँ इनके अनुयायी लोग ओवरफ्लो कर रहे हैं और विद्रुपता समाज के अंदर पैदा कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं उसका घोर निंदा और विरोध करता हूँ। धन्यवाद। ये तो रहा सामाजिक विद्रूपता या जातिवादी विश्लेषण के रूप में। अब अकिंचन जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार विकास के जो मुद्दे, आपने कहा सबका साथ सबका विकास सरकार का भी नारा है, और सरकार विकास के मुद्दे पे आपको गोरखपुर में कोई काम दिखाई पड़ रहा है कि सरकार अपने वादे पे सफल हुई है? देखिए, बड़ा कठिन प्रश्न आपने कर दिया है। जैसा कि कहते हैं ना कि जहाँ विकास करनी होती है तो ध्वंस भी करना पड़ता है। विकास के लिए ध्वंस भी करना पड़ता है, तो ध्वंस जहाँ होगा, तो जहाँ जिसका दामन दबेगा वो तो जाहिर सी बात, वो चिल्लाएंगे। और जो विकास से लाभान्वित, मैं उदाहरण से यूँ कहना चाहूँ
कि जैसे 4 लेन या 6 लेन ये बनी है, जिनके खेत या मकान सड़क से पीछे थे वो सड़क पर आ गए। सड़क पर मेरा मतलब है ये ऑन रोड चले आए, वो तो प्रसन्न है। लेकिन जो ध्वस्त हुए हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, जिनका घर आवास तोड़ा गया है, जाहिर सी बात है वो तो अपने अश्रु ही बहाएंगे। पीछे वालों का, उनके पीछे रहने वालों का भाग खुल गया है, तो आज उनकी ज़मीन की कीमत हो गई है, तो सुखी हैं। ये बड़ा कठिन प्रश्न मेरे अपने संदर्भों में किया जा रहा है कि जैसा ही मैं पूर्व में ही कहा चुका हूँ, मेरी सोच कभी राजनीतिक। सड़कें, रेल, देखिए जहाँ तक सड़कें, रेल, ये तो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, ये तो मात्र वो अनुपालन ही करवा रहे हैं। तो इसका श्रेय अगर कुछ जाता है तो केंद्र को जाता है, योगी आदित्यनाथ को तो नहीं आता है, क्योंकि मात्र वो दिशा निर्देश अपने भाजपा की नीतियों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उनकी अपनी मौलिकता तो कुछ नहीं दिख रही है। जो गली मोहल्लों के सड़कों के बारे में भी लोग कहते हैं कि जहाँ पानी लगा करते थे वहाँ सड़कें ऊंची हुई हैं। तो गली मोहल्लों में या आपके गोरखपुर शहर के मोहल्लों में क्या विकास हुआ है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ये कहा जाए कुछ कार्य तो जरूर हुआ है, लेकिन उसी के सापेक्ष बहुत सी गलियाँ मोहल्ले आज भी हैं जो अपने भाग्य को कोस रही हैं। और आज बरसात के दिनों में से पानियाँ लगती हैं, आना जाना दूभर हो जाता है, मच्छर मलेरिया का प्रकोप होता है, तो उस पर इनको ध्यान देना चाहिए। मैं अधिक क्या कहूँ, मैं स्वयं जिस मोहल्ले से बोल रहा हूँ, मेरा मतलब रुद्रपुर बेनीगंज से है। ईदगाह वाली रोड पर आज भी बरसात के दिनों में काफ़ी पानी लग जाता है, और इस हर चौराहे से जो है बेनीगंज चौराहे को जाना दूभर हो जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ही वर्षों से ये आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे सभासद जी ने, हो सकता है उन्होंने कुछ प्रयास किया हो, लेकिन कोई प्रतिफल नज़र नहीं आ रहा है, और आज भी उस रोड पर पानी लगती है। तो मैं कैसे कहूँ कि सर्वांगीण विकास हो रहा है? कहने को तो वो विकास तो कुछ हुआ जरूर है, मैं इसे नकारा भी नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत से क्षेत्र हैं अभी अधूरे हैं जहाँ इनको पर्याप्त कार्य किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, ये मुख्य मुद्दे होते हैं जनता के, जो सरकार से उपेक्षा करती है। इस संदर्भ में ये सरकार कहाँ तक सफल हुई है, इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सारी योजनाएं केंद्र द्वारा जो भी आरोपित की गई है, केंद्र के योजनाओं का जो पालन कर रहे हैं, इनकी अपनी मौलिक देन तो हमें नहीं कहीं से आया कि इन्होंने अपने मौलिक रूप से कुछ कार्य किया हो और समाज के सामने आया हो। जो कुछ हुआ ये केंद्रीय नीतियों का इन्होंने अनुपालन किया है। मेरे दृष्टिकोण से इनकी अपनी कोई मौलिकता कहीं दिख नहीं रही है। तो किस रूप में आप देखते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार को दोबारा रिपीट किया जाना चाहिए या फिर कोई नई सरकार चुनी जानी चाहिए? आपके समझ में आप इसको किस संदर्भ में लेते हैं? सरकार तो योगी आदित्यनाथ की नहीं है, सरकार तो भाजपा की है, और भाजपा के तमाम जो दृष्टिकोण हैं उस दृष्टिकोणों से मात्र राष्ट्रवादिता के बिंदु पर तो मैं इनसे सहमत हूँ। लेकिन जहाँ तक सामाजिक द्वेष और क्लेश के वातावरण को ये सृजित करती है या उसका समाधान देती है, ये एक पहेली बनी हुई है। वो पहेली आज भी अब सुलझ नहीं रही है कि हम उसको किस एंगल पर भाजपा को डालें, इसे समाज में विद्रूपता पैदा करने वाला या समाज की विद्रूपता को दूर करने वाला। जहाँ तक राष्ट्रवाद की प्रश्न है और जिस दिशा में सेना में और देश के विकास के लिए जो कार्य केंद्रीय स्तर पर जो आता है वो अवसर मोदी को जाता है। ये तो केवल एक अनुपालक हैं, अनुपालक के रूप में ये अपने कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपनी कोई मौलिक देन ऐसा नहीं दिया जिसे उल्लेख किया जाए। इनका दावा है कि ये बड़े बड़े अपराधियों को, क्रिमिनलों को जेल में बंद कर रखा है, और ये मतलब ये कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सत्ता का जो है कर्तव्य है। युग धर्म में सत्ता में चाहे जो भी हो, उसे तो अपराधियों का करना ही है। नागरिकों की रक्षा के लिए हमें आप अपराधियों की धरपकड़ करना ही होगा, और अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ा ही स्पेशलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं कही जाएगी। यदि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मात्र अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जो एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके ऊपर जो है जनता का दायित्व बनता है।
अब एक प्रश्न पूछता हूँ आदरणीय किंचन जी, ये बताएं कि साहित्य के संरक्षण के दृष्टिकोण से इस सरकार ने क्या काम किया है। आप एक साहित्यकार हैं, तो क्या आप इस सरकार के साहित्यिक संरक्षण के कार्यों से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? मैं समझता हूँ कि अभी साहित्य की दिशा में इनका कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है जो किया जाना चाहिए साहित्य के विकास के लिए। हाँ, ये है कि ये नाथ संप्रदाय की एक पुस्तक जो है मध्य जी के नेतृत्व में निकल रही है, नाथवाणी के रूप में जो है, तो ये सारी किताबें तो एक केंद्रीभूत है, एक संप्रदाय विशेष के प्रति है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर एकेडमिक के जरिए, हिंदी एकेडमिक के जरिए या अन्य उर्दू एकेडमिक के जरिए या भोजपुरी एकेडमिक के जरिए जो कार्य तीव्र गति से होना चाहिए वो कार्य तो नहीं दिख रहा है। एक कार्य जो है दिखने में आया था कि अभी जो विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था, उसके लिए प्रयाग के अकेडमी के लोगों ने जो है, उदय प्रताप सिंह जी ने इनसे कुछ बजट मांगा था कि हम भोजपुरी के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं और हमको भोजपुरी के लिए कुछ बजट दिया जाए। अवधि के लिए दिया जा चुका है, ब्रज भाषा के लिए दिया चुका है, भोजपुरी के लिए नहीं मिला है। सो आदित्यनाथ जी ने बजट को दिया, उनकी विस्तार को हाँ विमोचित हुई। तो इस बिंदु में तो जो कार्य हुआ है नगर नहीं कहेंगे, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस दिशा में उनका योगदान और अधिक होना चाहिए। साहित्यकारों के लिए बहुत से साहित्यकार सड़क पर हैं, भूखे मर रहे हैं, आज उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। और चंद नामचीन जो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, एकेडमी उनको पुरस्कृत कर रही है। एकेडमी से वो पुरस्कार लेकर चाहे उनकी रचनाएं योग्य हो या ना हो, बस उन्होंने योगी जी का दामन पकड़ लिया तो पुरस्कृत हो गए। तो मैं इस नीति का भी समर्थक नहीं हूँ। इसे पारदर्शिता होनी चाहिए। और मैं किसी का नाम लेकर मैं इस चीज़ को इंगित नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सार्वजनिक सी बात कर रहा हूँ। संभव है मेरी बात कुछ कट गुजर रही हो और इसके अतिरिक्त अधिक कहना थोड़ा सा आपने। आखिरी सवाल आपसे, अगली सरकार अगर योगी जी को न चुने जनता, तो विकल्प के रूप में क्या बचा है जनता के पास? और विकल्प के रूप में अगर चुनती है तो अगली सरकार से आप किन किन मुद्दों की उपेक्षा करते हैं, किन किन मुद्दों को चाहते हैं कि सरकार आपको, मतलब किन किन मुद्दों के बारे में आप सरकार से आशान्वित हैं, इस बारे में आप बताएंगे? जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि मेरी सोच कभी भी राजनीतिक नहीं रही है। मैं साहित्य के दुनिया में डूबता इतराता रहा हूँ, आज भी डूब इतराता रहा हूँ। और चूँकि कभी इस बिंदु पर मैंने कभी विचार विवेचना नहीं किया, तो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपने विचार को रखने में असमर्थ हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद आदरणीय किंचन जी, आपसे इंटरव्यू के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।